चलिए, आपके कुछ सवाल हैं। एक है EQ और IQ में क्या अंतर है। फुल फॉर्म तो पता ही है आप लोगों को, है ना। इंटेलिजेंस कोशिएंट और EQ कुछ लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कोशिएंट, तो EIQ कहने के बजाय उसको EQ कह देते हैं। EQ दरअसल इमोशनल कोशिएंट नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कोशिएंट होता है। पर ये धारणा बड़ी विचित्र है, आज उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। यही सवाल एक और है, मनुष्य तारीफ का भूखा क्यों होता है, यह उसके EQ को कैसे प्रभावित करता है। भाई EQ को कैसे प्रभावित करता है मुझे नहीं पता। तारीफ का भूखा क्यों होता है, बताइए क्या रीजन होगा इसका। आनंद की अनुभूति होती है, वही तो पूछ रहे हैं, आनंद की अनुभूति क्यों होती है। अस्तित्ववाद। कौन बता पाएगा इसका आंसर कि मनुष्य तारीफ का भूखा क्यों होता है। हाँ, कह रहे अच्छा लगता है। अरे कारण, इसका कारण क्या हो सकता है। हाँ, एक तो ये कि उससे मोटिवेशन मिलता है, उसको हो सकता है सोशल इफेक्ट है, ठीक है। कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि उसको अच्छा लगता है तारीफ की बात करने से। हाँ, यही होगा। असल में संतोष के लिए जो कुछ पैरामीटर्स हैं, सुख के जो पैरामीटर्स हैं, उनमें से एक ये भी है कि किन बातों से आपकी सेल्फ इमेज बेहतर होती है। सेल्फ इमेज का बेहतर होना सबको अच्छा लगता है। अगर कोई अपनी निगाह में अच्छा हो जाए, उसको अच्छा लगता है। और अपनी निगाह में हम क्या हैं, वो हम कहाँ देखते हैं, दूसरों की निगाह में। तो जब कोई दूसरा तारीफ करता है, जेन्युइन तारीफ करता है, तो हम उस वजह से एक अच्छा सेल्फ इमेज या सेल्फ कंसेप्ट बना पाते हैं। मेरे ख्याल से ये फैक्टर होना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा नहीं एग्जैक्टली कि इसकी क्या वजह है, पर कॉमन सेंस समझ सकते हैं। क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता से नैतिक मूल्यों का बेहतर विकास एवं नकारात्मक अभिवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। आज करेंगे इसको भी। और क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आध्यात्मिक विकास भी होता है। हो सकता है, जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। आज समझते हैं सारी बातों को, आज खत्म करेंगे इसको, बाकी छोड़ देते हैं। चलिए, एक तो सवाल जो है यूपीएससी के PCS के वो हैं आपके पास, मिल गया ना। और पहले उस टॉपिक में जो 2-4 पक्ष बचे हैं, कुछ आपके नोट्स में है, कुछ जो नहीं है, डिस्कस करके उसको मैं आपको पॉइंट्स पे लिखवा देता हूँ और फिर हम ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। सबसे पहली बात, कल हमने समझ लिया था कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं EI के। और EI के 2 मॉडल जो प्रसिद्ध हैं, एक मॉडल कौन सा था, सैलोवी और मेयर का, और दूसरा डेनियल गोलमैन। इनमें से कौन सा हम मूल मान के चल रहे हैं, गोलमैन वाला, क्योंकि वो ज्यादा आसान है समझने के लिए और ज्यादा प्रसिद्ध दुनिया में वही है। और तीसरा चिंटू मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, जनरल मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें कितने फैक्टर्स है, 4 थे। तो याद रखने के लिए वो 4 सबसे बेसिक है। कभी इंटरव्यू में सवाल आ जाए, उन 4 से बात कर लीजिए। और एग्जाम में लिखना हो तो गोलमैन को बेस बना के 5 जो फीचर्स उनको लेके आए। तो एक तो पढ़ना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के फायदे क्या क्या हैं। फायदे एक तो जनरल, और दूसरा स्पेसिफिक फील्ड्स में क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में एक तो समझेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक समझेंगे इसका एथिक्स या मोरालिटी से क्या संबंध है, एथिक्स या मोरालिटी से इसका संबंध क्या है। तीसरा जो अब तक पूछा नहीं गया है और मुझे डाउट है कि उस लेवल पे आपसे पूछा जाएगा या नहीं, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग नहीं है इस बात के, वो ये है कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन या मेजरमेंट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। और उसी को बोलते हैं EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस कोशिएंट, या चलती हुई भाषा में इमोशनल कोशिएंट भी कह देते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हो सकता है एक सवाल ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस की आलोचनाएं क्या हैं। जो लोग कहते हैं कि बेकार का कंसेप्ट है, उनका क्या पक्ष है। एक सीखना है कि अगर इसको सीखना हो या आप किसी को सिखाना चाहें तो सिखाने का तरीका क्या हो सकता है, हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स, अगर ये पूछें, क्योंकि ये सवाल बार बार आता है यूपीएससी में भी और वैसे भी, तो हमें समझना चाहिए, ठीक है। आज ये 5-6 बातें समझनी है। जहां तक इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स की बात है, लाभ की बात है, अगर आपने कल वाले नोट्स को देखा हो तो उसमें बहुत विस्तार में बताया कि सिविल सेवाओं में से क्या लाभ है, शासन में से क्या लाभ है, यानी कि राजनीति में शासन में क्या लाभ है, फिर सामाजिक संबंधों में, आर्थिक जगत में यानी कि मार्केट इकोनॉमिक्स में क्या लाभ है, फिर फिजिकल हेल्थ के लिए क्या लाभ है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या लाभ है। ये सब बातें स्पेसिफिक आपके नोट्स में है, आपने पढ़ा होगा, आसान सी चीज है। यदि आपसे जनरली कभी भी कोई पूछे, 5-6 बातें दिमाग में रखनी है, उन्हीं को आपको अप्लाई करके सारे फायदे समझा देने हैं। वो मैं आपको बताया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब भी बात हो, सबसे पहले बताइए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट
में इसकी मदद काफी ज्यादा होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? तनाव प्रबंधन। तो लिखिए तनाव प्रबंधन। तनाव तो सबको होता ही है, तनाव से कौन बचा है? और असली सफल व्यक्ति वही है जो तनाव को मैनेज कर ले। सबसे सफल वो है जो तनाव को अपनी सफलता का माध्यम बना ले। अगर आप तनाव को सफलता का माध्यम नहीं बना सकते तो कम से कम तनाव से बिखर ना जाएं, इसकी व्यवस्था कर लें। और तनाव का प्रबंधन करने के तरीके क्या क्या है उन सबको कॉमन लाइफ में जानते ही हैं। सेल्फ मोटिवेशन है, ध्यान भटकाना, डायरी लिखना, ये सब जो उपाय हैं इससे हम कहते हैं तनाव प्रबंधन हो जाता है। कुछ रुचि वाले कार्य करते रहना, कुछ समय दोस्तों के साथ गुजारना, कुछ समय सिर्फ अपने साथ गुजारना, ऐसे व्यक्तियों के आसपास होना जो आपको मोटिवेट करें ना कि डिमोटिवेट करें। अगर ये सब उपाय करेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब भावनाएं तेजी से, नेगेटिव इमोशंस बहुत तेजी से उभर रही हो आपके भीतर, उस समय उन भावनाओं को उभरने से रोक देना। आपको ध्यान है एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें एक आदमी था वायरस, याद है आप लोगों को? ये वायरस की ही कहानी थी या मुन्ना भाई एमबीबीएस के प्रिंसिपल की कहानी थी कि जब उसको बहुत गुस्सा आने लगता था वो हंसता था जोर जोर से। मुन्ना भाई में था, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है कि जब गुस्सा आने लगे बहुत तेज, और आपको पता है गुस्से से बीपी बढ़ जाएगा, नसें फट सकती हैं और उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो गुस्सा रोकना जरूरी है। क्योंकि जो गुस्सा आपको आ रहा है उससे दूसरे को नुकसान बाद में होगा, पहले तो आपकी नसें फटेगी। तो उस गुस्से को रोकने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि जिस समय वो मनोभाव आने लगे, ठीक उस समय उसे कंट्रोल करने वाला कोई इमोशन मन में ना भी आ रहा हो तो उसका एक्सप्रेशन बहुत तेजी से करना, ताकि वो इमोशन सप्रेस हो जाए, दब जाए। तो वो एक अच्छा तरीका उस फिल्म में था। मतलब कैरेक्टर नेगेटिव था इसलिए उसको बहुत महत्व मिला नहीं, वरना वो चीज ठीक थी। स्ट्रेस आमतौर पर किन चीजों का होता है? एक होता है कि जैसे कोई आपका क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई। एक हो सकता है आपकी परिस्थितियां अचानक ऐसी हो गई कि आप थोड़ा सा कमजोर फील करने लगे, डामाडोल हो गए, यानी कि प्रेशर हो गया। नौकरी में है तो सीएम आपके पीछे पड़ गया, पीएम पीछे पड़ गया, तो किसी भी तरह का स्ट्रेस। नंबर 2 जो फायदा इसका होता है वो है टीम मैनेजमेंट। आप इन 5-6 से ना अपने सारे काम चला लीजिएगा। टीम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक टीम को बनाना। टीम को बनाने में क्या होता है कि कई लोग हैं और हर व्यक्ति से एक संबंध है। मान लीजिए एक उसमें प्रमुख है और उसने 4, 5, 7, 8 लोगों की टीम बनाई। अब एक तो है कि इस व्यक्ति का संबंध इसके साथ भी, सबके साथ संबंध है, लेकिन ये मामला इतना सिंपल होता नहीं है। इन सब का परसेप्शन अलग अलग है और ये सब अपने मन में मानते हैं कि इनका महत्व सबसे ज्यादा है या होना चाहिए। अभी एक प्रयोग होता है, देखिए दुनिया की ना लगभग सारी जो झगड़े हैं उनका मूल कारण है कम्युनिकेशन गैप। तो उस पर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, मैंने आपसे शायद जिक्र किया भी होगा। जब आप जाएंगे सिविल सेवक बनकर ना, ट्रेनिंग में आपको ये सब करवाया जाएगा आपके साथ। तो एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज ये होती है कि जैसे 10 लोग बैठे हैं, जो ट्रेनर होगा एक वाक्य पहले व्यक्ति के कान में बोलेगा, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है कि पहला व्यक्ति दूसरे के कान में बोल देगा, दूसरा तीसरे के कान में बोल देगा, और जब 10 लोग हो जाएंगे 10वां व्यक्ति सबके सामने बोलेगा क्या वाक्य है, और उस वाक्य में ठीक ठाक चेंज आ चुका होता है, हल्का फुल्का नहीं, ठीक ठाक चेंज आ जाता है। और ये केवल लिसनिंग का मामला नहीं है, किसी भी तरह का। तो परसों मुझे किसी ने वीडियो भेजा, बड़ा अच्छा इसी मामले में था कि करीब 25 लोग हैं लाइन में खड़े हैं, इस तरफ देख रहे हैं। ट्रेनर ने सबसे पीछे वाले व्यक्ति को घुमाया उल्टा और एक एक्टिंग करके दिखाई। एक्टिंग ये था कि बहुत गुस्से में, चेहरा गुस्से में है और उसके बाद गर्दन ऐसे काट रहा है और ऐसे कर रहा है, इसका मतलब है तेरी गर्दन काट लूंगा, बहुत गुस्से वाले चेहरे से ऐसे करके गर्दन काट दूंगा, ये उसने इशारा किया। अब बाकी सबका मुंह उधर है। अब करना सिर्फ इतना कि पहला व्यक्ति दूसरे को घुमाएगा, वही एक्टिंग करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, और करते करते लास्ट व्यक्ति फिर पहले के सामने करेगा। अब 10-12 तक गर्दन चल रही है, ठीक है, गुस्सा कम होता जा रहा है, इसकी जगह ऐसे हो गया है, वो ये सब तो ही जाता है। 13वां व्यक्ति या 14वां व्यक्ति था, वो शायद ठीक से देख नहीं पाया गर्दन कट रही है, उसने उसको ऐसे किया कि मूंछ में जैसे कुछ करने वाला है, ना क्या ऐसे कुछ करने वाला है, ऐसे कर दिया। 2-3 बार तक ये चला। उसके बाद को लगा कि ये ऐसे क्या मतलब है इसका, उसको लगा शायद कुछ और सिखाना चाह रहे होंगे। तो 17वें-18वें व्यक्ति ने ऐसे किया कि टूथपेस्ट को लेके फिंगर से पेस्ट करना है, ब्रश करना है, वो करना है, और घूमते 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 अंत में बात, जितना गुस्सा था वो सारा खत्म हो चुका है और हत्या से बात ब्रश करने पे आ गई है। और फिर आखिरी वाले व्यक्ति ने, बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, फिर पहले बच्चे के सामने जाके दोहराया कि आपने क्या शुरू किया था, और जब उसने किया तो पूरा स्कूल, पूरा ऑडिटोरियम में चल रहा है, मतलब कई लोग वहां देख भी रहे, ऑडियंस भी हैं, वो सब ठाके मार मार के पागल हो गए। तो ये होता ही है, सबका परसेप्शन अलग है, सबके समझने की प्रक्रिया अलग है। एक दूसरा प्रयोग जो मैं करवाता हूँ कभी कभी अपने टीम में, वो बड़ा सिंपल प्रयोग है। जब भी आप दुनिया में कहीं भी काम करेंगे ना, तो वहां इस प्रयोग को करते रहिएगा, इससे बड़ा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए किसी संगठन में 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई संगठन अगर सफल है, उद्यम सफल है, या आपका ऑफिस, सरकारी ऑफिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी खूब तारीफ है, तो सीधी सी बात है कि श्रेय लेने की होड़ रहेगी। कोई कहेगा मेरी वजह से, कोई कहेगा मेरी वजह से। तो एक सिंपल एक्सरसाइज होती है, क्या 100 क्या 10 ही मान लीजिए, इतनी लंबी क्यों करेंगे, 10 लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, आपने 10 के 10 को बुलाया और कहा कि देखो यार, संगठन जो है बहुत धूमधाम से काम कर रहा है, ये हमारा ऑफिस अच्छे से काम कर रहा है, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को उसके श्रेय के हिसाब से कुछ दूं, प्राइज दूं, प्रमोशन दूं, कुछ ऐसा करूं, बस मुझे ये तय करना है कि किसका योगदान कितना है। तो एक काम करते हैं, सेट कर लेते हैं। एक तो व्यक्ति को होता ही है ना कि अपना मूल्यांकन भी करता ही है कि मेरा मूल्यांकन मेरी राय में क्या है। तो 10 लोग हैं, टीम में मेंबर्स हैं, और 10 के 10 को आप बोलिए कि एक पर्ची है, बिना किसी को दिखाए उस पर लिखिए कि इस
ऑफिस की सफलता में या इस कंपनी की सफलता में आपका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में कितना है, वो लिख के पर्ची बंद करके डब्बे के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, डलवा लीजिए। और अगर लोगों की संख्या ज्यादा है तो और अच्छा प्रयोग होगा। मान लीजिए 100 है तो प्रयोग और अच्छा होगा। और मैंने तो ये प्रयोग 2-3 बार करके देखा है। और जब जब ये प्रयोग हुआ, जब सारी पर्ची काउंट की गई, तो उन सबका टोटल आमतौर पे 300-350% से ज्यादा आया। एक बार तो 500 आ गया था कि सबका योगदान मिला के 500% था, और होना चाहिए 100। इससे क्या पता लग रहा है? इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि हमारा सेल्फ असेसमेंट और दूसरे का हमारे बारे में असेसमेंट, इसमें अंतर हो सकता है। होता है, जीवन में होता ही है, सामान्य सी बात है। और अगर आप इस थियरी को समझ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि टीम मैनेजमेंट एक बहुत ही टफ टास्क है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपने इसको कहा कि हम तुम्हें थोड़ा सा प्रमोट करेंगे क्योंकि आपका काम अच्छा है, परफॉर्मेंस बेहतर है। पर इन टीम को लग रहा है कि नहीं, हमारा ज्यादा अच्छा है, जबकि प्रमुख को ऐसा साफ साफ लग रहा है कि ये तीन बहुत वीक प्लेयर्स हैं। पर इनका सेल्फ असेसमेंट ये है कि ये सबसे अच्छे हैं, और क्योंकि ये तीन वीक हैं और इनको लग रहा है कि ये प्रमोट हो गया, ये होने वाला है, ये भी लाइन में है, तो इन तीन की एकता और बढ़ गई है। और इस तरह से क्या होगा, चीजें लगातार स्ट्रेसफुल रहेंगी। ये किसी भी परिवार, किसी भी संस्था, किसी भी सरकारी ऑफिस, हर जगह चलता है। मतलब कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स कहाँ है? पॉलिटिक्स वहां है जहां पावर है। जहां कहीं भी पावर है वहां पॉलिटिक्स है, चाहे वो परिवार क्यों ना हो। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऑफिस के हेड बन के जाएंगे आईएएस बनने के बाद, आपका सबसे बड़ा काम होगा इन सबको ये विश्वास दिलाते रहना कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। और इसके लिए आपको 1-to-1 ग्रुप में बहुत तरह के झूठ भी बोलने पड़ेंगे, बहुत तरह की मोटिवेशन देने पड़ेंगे। लेकिन जिसने टीम मैनेज कर, देखिए सिंपल सी बात है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अकेले होते तो कहीं के विधायक हो जाते मैक्सिमम, और क्या हो जाते। अगर आपको देश का पीएम बनना है तो आपको एक बहुत बड़ी पार्टी का मुखिया बनना है, और पार्टी में कई करोड़ व्यक्ति काम करेंगे तब जाके पार्टी बनेगी। इतनी बड़ी टीम्स को जो मैनेज कर पाएगा वही सच्चा नेता होगा। इसलिए कहते हैं आईएएस बनने के लिए चाहिए नेतृत्व क्षमता, या नेता बनने के लिए भी। और नेतृत्व क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण स्किल होती है टीम मैनेजमेंट। अपनी टीम के जूनियर्स, सीनियर्स, इक्विवेलेंट्स, इन सब के साथ बेहतर संवाद करना, छोटी मोटी बातों को मैनेज कर लेना, और जब चीजें बिगड़ने लगे वहां संभाल लेना। ये सब स्किल्स अगर किसी के पास है, हम कहेंगे उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करने का जो तेवर है उसका बेहतर है। नंबर 3 होता है जो इससे निकलता है, वो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आप बताएंगे अच्छा टीम मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? टीम ही लिखो, टीम का हिंदी होता नहीं है कुछ भी। टीम टाइम क्या करोगे उसमें, तो लिखो टीम प्रबंधन, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को अंतर्द्वंद कहां से हो गया? कन्फ्लिक्ट तो बाहर की भी हो सकती है, अंतर क्यों होगा? संघर्ष का समाधान, हाँ, संघर्ष का शमन, संघर्ष का समाधान, ठीक है जी। सभी व्यक्ति के जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। परसेप्शन, हाँ। अच्छा, आपकी राय में आप क्लास के 500 लोगों में से कितने लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छे सवाल पूछते हैं? वैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं सेल्फ परसेप्शन का है। भाई शब्द का प्रयोग पता है कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा बताओ। इसका मूल कारक ये होता है कि हर व्यक्ति थॉमस हॉब्स की संतान है, मानव संतान। इतना स्वार्थी है, इतना गधा टाइप का होता है, उसको लगता है कि दुनिया उससे ही चल रही है। अगर इसको मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो होते हैं ईगोसेंट्रिक।
ये इसका मूल कारण है। हर बच्चा बचपन में इस स्टेज से गुजरता है। ईगो सेंट्रिक होने का मतलब है इस एहसास में होना कि दुनिया के केंद्र में मैं हूं। ये हर बच्चे को लगता है। जब बड़ा होता है वो समझ जाता है कि मेरे ना होने से दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोग बड़े होके भी बच्चे रह जाते हैं, वो ईगोसेंट्रिक बने रहते हैं। और इस वजह से ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड आपका जितना ज्यादा है उतना आप इस मुगालते में रहेंगे कि दुनिया आपसे ही चल रही है। और इस पर एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। मेरा एक दोस्त सुनाया करता था मुझे एक जमाने में। कहानी बहुत रोचक है। यही समझाने के लिए कि भैया थोड़ा जमीन पे रहा करो। जैसे मैं बहुत घमंडी किस्म का आदमी उसको लगता था, तो उसने कहा कि जमीन पे रहा करो। तो उसने क्या कहा, एक कहानी सुनाई। छोटी सी कहानी है कि एक बार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। सुनिए, इतनी ही है, बस एक ही लाइन बची है। 90% हो गई है। एक बार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। उसको लगने लगा कि बैलगाड़ी उसकी वजह से चल रही है। फिर उसके लगा मैं उसको रोक देता हूं। वो रुक गया, बैलगाड़ी चली गई। इतनी कहानी है, प्रेरक कथा है। तो मेरा अपना मानना है कि जब हम सेल्फ असेसमेंट करें तो बहुत ध्यान रखें कि दरअसल हमारा कंट्रीब्यूशन किसी ऑफिस में, किसी बड़े प्रक्रम में कितना है। हम ये ना सोचें। और ये थॉमस हॉब्स की ब्रेन चाइल्ड हम लोग हैं, ब्रेन चिल्ड्रन हम लोग हैं, इसलिए शायद ऐसा होता है। हम सबको लगता है कि हम ही केंद्र में है, स्वार्थ केंद्र में रहता है। ठीक है सर, आगे बढ़े। शब्द का ध्यान रखना अगली बार से। ये मतलब हीनस क्राइम जिसको बोलते हैं ना, जघन्य अपराध, वैसी गलती आपने कर दी थी अभी। हैं? सीखना शैली अभी आएगा, अभी कहाँ आया? हाँ सही लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो बता दो इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, पहले आप बताओ ना इनमें से कौन सा ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। और क्योंकि ये इनमें से एक है, इसे ये भी ठीक है। ठीक है, बस इसी तरह का मामला। चलिए ठीक है। सीखना में बड़ी मात्रा, जब आप करवाएंगे किसी को, सिखाएंगे तो छोटी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो तीसरी बात है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसका मतलब जब झगड़ा हो जाए, झगड़े होते ही है जीवन में, दोस्तों के होते हैं, भाई बहन के होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, और हजार दुनिया में हो सकते हैं झगड़े। उन झगड़ों की स्थिति में आप झगड़े को मैनेज कर लेते हैं अगर, तो वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि कन्फ्लिक्ट या तो चरम स्तर पे है, हितों का संघर्ष बहुत गहरा है, या रिजोल्यूशन के प्रोसेस में देर हो गई, या रिजोल्यूशन के प्रोसेस में तकनीकों के चयन में कोई गलती हो गई। लेकिन अगर दो समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा कहते हैं कि देखो अगर पति पत्नी शादी हुई, उनमें से एक बैल है और एक गाय है, तो जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। दौड़ेगी नहीं, चलेगी। गाय शोषित रहेगी, पीड़ित रहेगी। और गाय पुल्लिंग भी हो सकती है, ध्यान रखना है। ये गाय और बैल चरित्र सूचक शब्द हैं, लिंग सूचक शब्द नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर दोनों पति पत्नी गाय मूलक व्यक्ति हैं, गाय चरित्र के लोग हैं, तो इनकी जिंदगी चलेगी या दौड़ेगी? धूमधाम से दौड़ेगी। दोनों सॉरी बोलते बोलते खत्म हो जाएंगे। कुछ होगा, ये बोलेगा सॉरी, बोलेगा नहीं मैं सॉरी, तुम कैसे सॉरी, मैं सॉरी, तो झगड़ा फसाद होगा ही नहीं। हर बात पे ये लोग, क्योंकि नाक इतनी ऊंची है ही नहीं किसी की, दोनों आराम से एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने वाले नेचर के लोग हैं। और यदि दोनों हुए बैल जो कि अमूमन हो जाते हैं, तो दुनिया चलेगी या उलझेगी? तो उलझेगी। उसके बाद दो ही रास्ते हैं, या तो उनमें से एक गाय हो जाए, कभी कभी हो जाते हैं, जब समाज के झापड़ पड़ते हैं तो उनमें से एक गाय हो जाता है, या दोनों थोड़े थोड़े गाय हो जाएं। और जब नहीं होते हैं तो फिर दो स्थितियां हैं, या तो तलाक, या दिखावा ये कि हम पति पत्नी हैं
और लेकिन भीतरी संबंध तलाक जैसे हो जाते हैं। इतना ही सार है। और सार्थ ने बताया है ये सारा क्या सारा। सार्थ ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है रिलेशनशिप्स में कौन कौन से फेजेस हो सकते हैं, उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब है कि जब दो पक्षों में द्वंद्व की स्थिति बन जाए बहुत गंभीर, तो कैसे उसे मैनेज करें, कैसे अपनी ईगो को थोड़ा मिनिमाइज कर लें, कैसे दूसरे की ईगो को थोड़ा सा मसाज कर दें, सहला दें, किसी तरह से वो मामला हटे। और यदि कोई वास्तविक झगड़ा है तो उस वास्तविक झगड़े का वास्तविक समाधान भी हो, क्योंकि वास्तविक समस्याओं के केवल बातों के समाधान चलते नहीं है बहुत लंबे समय तक, समाधान तो वास्तविक होगा तभी चलेगा। तो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर लेगा, वरना तो ये मान के चलिए कि अभी आप लोग जिस उम्र में है 2-4 साल में शादी ब्याह आपका हो ही जाएगा। जो सफल पति पत्नी भी होते हैं ना, अगर 50, 55, 60, 70 साल के अपने पेरेंट्स से हमसे पूछिएगा, कभी ईमानदार से पूछना, अपने पापा से मम्मी से अकेले में पूछना कि मम्मी ये बताओ या पापा ये बताओ, कभी आपके मन में आया कि मैं तलाक ले लूं या अलग हो जाऊं या घर छोड़ के, मम्मी से तलाक मत बोलना, मम्मी से बोलना घर छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा मन में कभी आया? क्योंकि मम्मी ये तलाक नहीं बोलती, मम्मी बोलती घर छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसे बोलती हैं। फिर आप पूछना कि मम्मी ये क्वेश्चन गलत था, सीधा कितनी बार आया? और ये संख्या मेरा अनुमान है कि कम से कम 3 अंकों में तो होगी ही होगी, मिनिमम 100 बार। 100 न्यूनतम बता रहा हूं। अगर ये 999 से ऊपर निकल जाए 4 डिजिट्स में तो भी आश्चर्य की बात नहीं है, मिनिमम 100 बार हुआ होगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता रहा इसलिए आज आप पढ़ रहे हैं और आईएएस बनने का सोच रहे हैं, वरना कहीं चक्की बक्की में लगे होते। उन्होंने रिजोल्व कर लिया किसी तरह से तो मामला बन गया। और वो रिजोल्व केवल उन दोनों के चाहने से नहीं होता है, 1-2 बार तो ये नौबत आई जाती है कि जब तलवारें खिंच जाती हैं, अब और नहीं, अब चाहे जो हो जाए, ऐसा हो जाता है। फिर आते हैं फूफा जी, मौसा जी, ताया जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, फिर उन सब की पंचायत बैठती है घर में, फिर वो सब समाधान करते हैं, बड़ी पंचायत बैठती है। ये सब क्या है? मैकेनिज्म कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। तो समझदार व्यक्ति, भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति इस चीज को खुद मैनेज करता है, अपना भी दूसरों का भी। अगर 2 लोगों में झगड़ा हो जाए और आपको जानते हैं दोनों, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप उस झगड़े को सुलझा दें। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जरूरी है। चौथी चीज है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जबरदस्त और जरूरी चीज है, चाहे वो सेल्फ का हो चाहे अदर्स का हो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% समय में सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकता है, उसको डीमोटिवेशन कभी ना कभी होता है। आपको भी होता होगा, सबको होता है। कभी कभी ये लगना कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब बर्बाद है, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी मेहनत कर रहे हैं, क्या बेकार जिंदगी है, ये सामान्य बात है। और कभी कभी ये कि अरे आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये भाव आता है तो भी सामान्य है। अनुपात का ध्यान रखिए। अगर आप जीवन के 2/3 3/4 हिस्से में मोटिवेटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, और आपके मन में भाव है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर लूंगा जीवन में, तो ठीक है जीवन। अगर आप बहुत डिमोटिवेटेड रहते हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, तब चिंता की बात है। और ये बात प्रमाणित है कि इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति प्रायः सेल्फ मोटिवेशन में सफल रहता है और उसको बहुत ज्यादा तनाव उस तरह का नहीं होता। अंतिम 2 बातों में 5वीं बात कह सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। संबंध प्रबंधन। इसमें इमोशनल रिलेशंस भी हैं, ऑफिशियल भी हैं, हर तरह के संबंध हैं। तो जितने भी संबंध है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो प्रायः अपने सामाजिक संबंधों में हर जगह सफल रहेगा। जैसे एक व्यक्ति गया, उसके जाते सब खुश हो गए, सबको अच्छा लगा उससे मिलकर। इसका मतलब है कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर है। उस सबसे उस टोन में बात कर लेता है जिस टोन में उस व्यक्ति को चाहिए। आप ही के घर में एक ऐसा अंकल आंटी जरूर होंगे, आपके चाचा ताया मामा कोई, जिसके आते ही सारे बच्चे खुश हो जाते होंगे, क्योंकि वो बच्चों से बच्चा बन के बात कर लेता होगा। और बाकी मनहूस के मनहूस रह जाते होंगे बच्चों के सामने, बच्चों से उनकी, और बच्चे भी उनको फिर भाव नहीं देते हैं, आ गया बुढ़ा आ गया। एक आध बुढ़े से बच्चों को बड़ा लगाव होता है, क्योंकि वो बच्चों से बच्चों के लेवल पे बात करता है, उसी ऊर्जा के साथ, उसी मुस्कुराहट के साथ, और बड़ों से उसी स्तर पे जिस स्तर पे उनको चाहिए। तो जो इन सब स्तरों को मैनेज करेगा, इसका मतलब रिश्तेदारी का या
जो संबंध है उनका प्रबंधन बेहतर है। और अंतिम बात है हेल्थ मैनेजमेंट। देखिए अब तो ये साबित हो गया है कि फिजिकल हेल्थ के ठीक रहने में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो हेल्थ मैनेजमेंट चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, अगर आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति हैं, मतलब उसके ऊंचे स्तर पे हैं, तो आपकी दोनों हेल्थ बेहतर रहेंगी। इस पे कोई खास संदेह बचा नहीं। मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी कि आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचे रहेंगे। तो एंजाइटी डिप्रेशन कभी अगर आपने झेला हो या किसी को झेलते हुए देखा हो तो आप समझ पाएंगे बहुत बुरी स्थिति है, और इसमें भगवान ना करे किसी को झेलना पड़े, बहुत टफ सिचुएशन है। तो जो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, इसका मतलब सामान्यतः वो सहज है या खुश है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स थोड़ा सा ऊंचा रहता है। और ये वही व्यक्ति होगा प्राय जिसके अंदर ये क्षमता होगी। ठीक। फिजिकल ये है कि जिसको बहुत तनाव होगा, तनाव प्रबंधन नहीं कर पाएगा, उसको क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। बीपी हो क्या जाएगा, बीपी तो होता ही है, मतलब हाई बीपी हो जाएगा। बीपी हाई होने की प्रॉब्लम, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो समस्या हो जाएगी। और आमतौर पे बड़े शहरों में 35 साल होते होते लोग बीपी की दवाई शुरू कर देते हैं। सिर्फ 35 की उम्र में। सोचिए, बच्चे होते छोटे छोटे, क्या खा रहे हो, बीपी की दवाई, ताकि ब्लड प्रेशर ठीक रहे। ये हालत है। क्यों? क्योंकि अपना तनाव प्रबंधन उनका, मतलब उसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन बहुत सारे मामलों में उसकी वजह है तनाव प्रबंधन का कमजोर होना। और रोचक बात है कि जो और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, जिसको शुगर कह देते हैं, लोग कहते हैं कि उसका संबंध मीठे से है, जबकि मेडिकल साइंस कहती है कि मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, शुगर होने के बाद मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। होता क्यों है? तो या तो लाइफस्टाइल का मिसमैनेजमेंट, और या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी। और ये स्ट्रेस एंजाइटी इतनी बुरी चीजें हैं कि आपको ऐसी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस पैदा कर देंगे कि उसके बाद जीवन बड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए सीधी सी बात है, इमोशंस की दुनिया को मैनेज करना सीख लो भाई। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब मन में तनाव है, कहीं उसको उगल दो। एक ऑपरेशन थिएटर, हार्ट का ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर एक शेर लिखा हुआ था, अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो न खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। कितना सिंपल है। और मैंने पढ़ा, मैंने तुरंत नोट किया, मैंने कहा ये काम की बात मिली। मैंने नहीं लिखा है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन लिखा बड़ा अच्छा है। तो एक बार दोहरा के बताओ क्या लिखा है। अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। लिख लो लिख लो, हाँ, औजारों के साथ लिखो लिखो लिखो। लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लो। चलिए, ये 6 फायदे हमेशा ध्यान रखिए। जब भी फायदे पूछें और कुछ याद रहे ना रहे, इन 6 को बेस बनाइए, अपना उत्तर लिखिए। तो पहली बात हुई EI के बेनिफिट्स। जी जी बोलिए, उठ के बोलो। किसी को परसुएट करना, अगर EI है तो परसुएट अच्छा कर लेंगे। हाँ, संभावना बन सकती है, ऐसा कोई नियम तो नहीं, लेकिन बन सकती है संभावना। इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होने का एक पक्ष तो है ना कि अब दूसरों के इमोशंस को अच्छा मैनेज करते हैं, और जो दूसरों के इमोशंस को अच्छा मैनेज करेगा, उसके परसुएशन के स्किल्स आमतौर पे बेहतर होंगे। ठीक बात है। चलिए, एक पक्ष हुआ समाप्त। अब आइए टीचिंग ऑफ EI, जो इसमें लास्ट है, सिखाने का तरीका। तो EI लर्निंग, और कल हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी, उसी बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि लर्निंग के 2 प्रकार बताए हैं डेनियल गोलमैन ने, और डेनियल गोलमैन ने जो 2 टाइप्स बताए थे, कौन से टाइप से बताइए? कॉग्निटिव लर्निंग और इमोटिव लर्निंग। कॉग्निटिव का मतलब दिमाग से सीखना, बुद्धि से सीखना, जैसे गणित सीखना, विज्ञान सीखना, जैसे एथिक्स में आंसर कैसे लिखना है ये सीखना, जैसे इंटेग्रिटी और ईमानदारी में क्या अंतर होता है ये जान लेना,
जिसको सुकरात ने कहा था ना, सुकरात का एक कंसेप्ट आप पढ़ेंगे बहुत जल्दी कुछ दिनों में। सुकरात ने कहा एक ही सद्गुण होता है, मैंने इतना बताया था आपको, सद्गुण एक ही होता है, उसका नाम है ज्ञान, विजडम। तो किसी ने कहा कि यार ऐसे कैसे, साहस भी तो सद्गुण होता है, न्याय भी तो सद्गुण है, संयम भी तो सद्गुण है। सुकरात ने कहा नहीं, तुम समझे नहीं, तुम बात की गहराई में गए नहीं। सद्गुण एक ही होता है, ज्ञान। पर ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब विजडम है। और विजडम का मतलब है किसी चीज को केवल कॉग्निटिव लेवल पर जान लेना नहीं, किसी चीज को इस तरह से जानना कि वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। और ज्ञान का मतलब एक ही है, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान। कर्तव्य का मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस बात का ठीक से ज्ञान हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो न्याय भी करेगा, साहस भी दिखाएगा, संयम भी अपने आप कर लेगा, क्योंकि उसको बेसिक चीज का आइडिया है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो जैसे सुकरात के सद्गुण हैं, अब सद्गुण के नोट्स अगर मैं लिखवा दूं आपको एक पेज के 200 शब्दों में, सद्गुण क्या होता है, उसके प्रकार कौन से, नोट्स आपने बना लिए, याद कर लिए, और बहुत बढ़िया चित्र बना बना के आप लिखते भी हैं, अच्छा अच्छा नंबर अच्छे आते हैं। क्या सद्गुण के प्रश्न में अच्छे नंबर लाने में और सद्गुणी हो जाने में कोई लिंक है, या इनमें घोर अंतर विरोध हो सकता है? घोर विरोध हो सकता है। ठीक वैसे कॉग्निटिव लर्निंग के तौर पर ये जान लेने में कि हम अपना व्यक्तित्व अच्छा कैसे बना सकते हैं, और उसको बनाने में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए उसने कहा कॉग्निटिव लर्निंग से इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीखी जा सकती, उसको सीखने के लिए कौन सी लर्निंग चाहिए, इमोटिव लर्निंग चाहिए। और इसका मतलब लंबे अभ्यास से, बार बार ऐसा करके। जैसे मुझसे कई बच्चे क्लास से पहले या किसी बैच में कहते हैं कि सर हमें ना बहुत घबराहट होती है मंच पर आने में, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं बोलता हूँ मंच पे आना चाहिए। बोले नहीं, उससे तो घबराहट होती है। कई ऐसे बोलते हैं कि सर हमें किसी से बात करने में बहुत दिक्कत होती है, क्या करें? बात करो, इसमें और क्या कर सकते हैं? जिस चीज से दिक्कत है वो चीज करो, जब तक कि वो किसी सामाजिक मान्यता के खिलाफ ना हो। मतलब आप ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो किसी और के अधिकार के खिलाफ हो, लेकिन आपके अधिकारों की सीमाओं में रहते हुए यदि किसी चीज का भय है तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है, वो काम कीजिए बार बार। जब 10 बार कर लेंगे, 20 बार कर लेंगे तो भय खत्म हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर आप किताब पढ़ें, हाउ टू विन द स्टेज फियर, नोट्स बना लिए, उससे धेले भर का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको शादी ब्याह में डांस करने से डर लगता है तो क्या करना है? डांस करना है। शादी ढूंढ ढूंढ के डांस करना है, बुलाए चाहे कोई ना बुलाए। उस शादी में जाके बोलना, देखिए आपने बुलाया नहीं, मैं जानता हूँ, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, खाली डांस करने आया हूँ, मुझे डांस करने का बहुत शौक है, क्या मैं डांस कर सकता हूँ? तो आराम से 4 पैर हाथ पैर हिला और वहां से भाग लो, क्या दिक्कत है? अगर 20-50 बार ऐसा कर लिया तो उसके बाद दुनिया की हर शादी आपकी शादी है, फिर क्या दिक्कत है? मतलब आपके परिवार की शादी है, आप वहां जाके डांस कर सकते हैं। उसके बाद यही तरीका है ना, नोट्स पढ़ के ऐसे काम चलेगा। चलिए, अब ये है कि अगर सिखाना हो, एक तो है कि बच्चों को सिखाना हो तो क्या करें? बच्चों का मतलब छोटे बच्चे, यूपीएससी वाले बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो सच में बच्चे थे उस समय। और तीसरी बात है कि अगर बड़ों को सिखाना हो तो क्या करें? तो जब भी कोई आपसे पूछे बच्चों को सिखाना है तो कैसे सिखाएं, तो इसमें सिंपल एक तरीका अपना लीजिए। डेनियल गोलमैन ने इस संबंध में खूब प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों का जिक्र आपके नोट्स में थोड़ा बहुत है। एक संस्था है डेनियल गोलमैन की जिसका नाम है CREIO, इसकी फुल फॉर्म भी आपके नोट्स में कहीं ना कहीं होगी, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। इसको नोट कर लीजिए। इसका नाम तो अपने उत्तर में लिख के आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, है ना? CREIO, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या चीज होती है? कंसोर्टियम होता है एक बड़ा समूह, लूज सा समूह, बड़ा समूह जो बन जाए उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन
ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसका नाम अपने उत्तर में चाहे मौका मिले चाहे ना मिले लिख के आना ही आना है कि डेनियल गोलमैन ने इस कंसोर्टियम के माध्यम से खूब रिसर्च किया और अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय उसके साथ जुड़े हुए हैं इस रिसर्च के प्लेटफॉर्म पर। इस क्रियो ने या क्रायो ने इसने क्या किया कि एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं SEL, सोशल एंड इमोटिव लर्निंग। और SEL एक करिकुलम है, एक पाठ्यक्रम है जो अमेरिका के बहुत सारे प्रांतों के बहुत सारे स्कूल्स में सिखाया जाता है। आपको पता है कि अमेरिका एक फेडरेशन वाला मामला है और फेडरल, वो भी वैसा फेडरल जो पहले कन्फेडरेशन था अब फेडरेशन हुआ बाद में। तो फेडरेशन वाली कंट्रीज में पता है कि राज्यों के अधिकार ज्यादा होते हैं, तो वहाँ की शिक्षा नीति राज्यों के हाथ में रहती है, केंद्र की बहुत चलती है नहीं वहाँ पर। वहाँ केंद्र की अब चलने लगी है, वरना पहले कोई पूछता था नहीं केंद्र को ज्यादा। अब तो क्योंकि दुनिया गांव बन गई तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र में आ गए, तो राष्ट्रपति की ताकत हो गई, सेंटर की ताकत हो गई, वरना तो वहाँ राज्य की शक्तियां सारी की सारी हैं। तो वहाँ कुछ भी एजुकेशन पॉलिसी में करना हो तो राज्यों से बहुत पूछना पड़ता है। जैसे भारत में ही पूछते हैं, पर भारत में फिर भी आपको पता है कि संवर्धित सूची में कोई चीज होती है तो केंद्र चाहे तो राज्यों को मतलब भगा सकता है, वहाँ ऐसा नहीं है। तो इस कंसोर्टियम ने विभिन्न राज्यों की सरकारों से बात की, बहुत सारे राज्यों ने इनकी बात को सुना, समझा और अपने अपने स्कूलों में एक करिकुलम इंट्रोड्यूस किया, एक पाठ्यक्रम शुरू किया जिसको बोलते हैं सोशल एंड इमोटिव लर्निंग, सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा। ये क्या है? ये बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का एक मैकेनिज्म है। और इनका मानना है कि अगर बचपन से ध्यान देंगे तो जैसे मैथ सिखाते हो, साइंस सिखाते हो, भाषा सिखाते हो, ये भी सिखाओ और जीवन में ये चीज ज्यादा काम आती है तो इसको ज्यादा सिखाना चाहिए। तो कैसे सिखाएं? तो इन्होंने एक मोटा मोटा जो प्रयोग किया हुआ है, जो प्राइमरी क्लासेस हैं, जो सेकेंडरी क्लासेस हैं और जो हायर क्लासेस हैं। प्राइमरी क्लासेस में केवल इमोशनल परसेप्शन, इसका मतलब दूसरे व्यक्तियों को देखकर ये समझने का प्रयास कि इनके मन में क्या चल रहा है, इमोशंस को पहचानना। क्योंकि बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है, बच्चे सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। तो यदि बच्चों को ये सिखा दिया जाए कि अगर किसी अंकल का चेहरा ऐसा बने, किसी आंटी का चेहरा ऐसा बने तो उसका ये मतलब होता है, तो वहाँ के टीचर जो होते हैं वो ऐसे चेहरे बना बना के दिखाते हैं क्लास में बच्चों के सामने। छोटे बच्चों के टीचर जो होते हैं उनको हर काम नौटंकी सहित सारे काम करने पड़ते हैं, बड़ा आसान नहीं होता। छोटे बच्चों के टीचर को क्या क्या हरकतें करनी पड़ती है, मतलब अगर वो क्लासरूम ना हो, सर्कस हो, तो उनका काम चल सकता है ठीक से बात, लेकिन वो क्लासरूम में हर काम करते हैं। तो तरह तरह के चेहरे बनाते हैं। कोई फिल्म दिखा दी बच्चों को, उस फिल्म में एक चेहरा है, बाहर रोक के दिखाया कि ये चेहरा देखो, पहचानो, इसके मन में क्या आ रहा है इस टाइम। फिर बच्चे चिल्ला के बोलेंगे मैम इसको गुस्सा आ रहा है, मैम इसको नफरत का भाव आ रहा है, ये सब बताएंगे। इससे क्या हुआ कि छोटे बच्चों को कम से कम ये समझ में आने लगा कि कैसा चेहरा देख के क्या अनुमान करना है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इससे बच्चों की सेफ्टी पहले से बेहतर हो जाती है। सेकेंडरी क्लासेस में सिखानी है एम्पैथी, क्योंकि एम्पैथी 9 साल से छोटा बच्चा सीख भी नहीं सकता। 9 साल तक के बच्चे से एम्पैथी की उम्मीद करना मतलब अजीब सी उम्मीद है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एम्पैथी। मैंने आपसे एक बार कहा था ना कि अगर छोटे बच्चे के सामने उसकी माँ गिर जाए नीचे, जोर से गिरे, धाड़ से आवाज आए, तो बच्चा क्या करेगा? ठहाका मार के हंसेगा। तो जो बच्चे की हंसी नहीं होती, कभी कभी अनियंत्रित हंसी होती है, जो एकदम मुक्त भाव वाली हंसी होती है, वैसी हंसी हंसेगा। और अगर सड़क पे गिरी है, आसपास 100 लोग देख भी रहे हैं, तो तमाशा जो बनते बनते रह सकता था वो पूरा तमाशा बच्चा बना के मानेगा, इतना ठहाके से हंसेगा। और तब माँ का संचित क्रोध उस बच्चे पे आएगा, पिछले कई दिनों का जो बैलेंस था इकट्ठा। पहले उसको 3 झापड़ मारे कस के कि तेरी माँ नीचे गिरी है, जब से पैदा हुआ कद्दू कहीं का, तेरा पूरा ध्यान में रखती हूँ, भोजन से लेकर हर व्यवस्था मैं करती हूँ, और उसके बाद जरा भी दया नहीं आती तुझे, ऐसे करके। उस बेचारी को नहीं पता कि उस दया सच में नहीं आती है, अभी 9 साल का नहीं हुआ है। 7 से 9 साल के पहले किसी के बच्चे को दया आ रही हो ना, तो पेरेंट्स पे दया आनी चाहिए उसके बाद। वो हामिद, कौन है हामिद? कोई होगा तो मतलब गलत हो जाता है, नहीं होना चाहिए, वो बुरी बात है। अगर कोई छोटा सा बच्चा आपको दया, करुणा, परोपकार करता हुआ देखे तो इसका मतलब है कि चीज ठीक नहीं है।
इस बच्चे का बचपन ठीक नहीं है। बच्चे वैसे ही होने चाहिए जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है। जब बच्चा और बड़ा हो जाए, एम्पैथी का मतलब वो दूसरों का दर्द, पीड़ा, बेचैनी, परेशानी समझने लगे, थोड़ा महसूस करने लगे, वो सेकेंडरी लेवल पे हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे समूहों से मिलवाते हैं जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, परेशान हैं। स्लम में ले गए, कोई जैसे ल्यूनेटिक असाइलम है, मानसिक चिकित्सालय है, वहां लेके चले गए, वहां कुछ लोगों से मिलवाया। कुछ ऑर्फनेज है, अनाथालय है, वहां बच्चों को लेके गए, उनसे मिलवाया। तो जब डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोगों से, वंचित वर्गों के बच्चों से, व्यक्तियों से जब मिलते हैं बार बार, तो धीरे धीरे उनके मन में एम्पैथी की स्थिति पैदा होती है, और ये बहुत अच्छी स्किल है। एक एम्पैथी वाला आदमी जनरली नैतिक रहेगा जीवन में, ये विश्वास करना चाहिए। हायर स्टडीज में उनको सिखाते हैं सेल्फ रेगुलेशन, और सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अगर मन में गुस्सा आ रहा है उसे कैसे पी जाना है, कैसे ठहाका मार के मैनेज कर लेना है। और इसमें सबसे अच्छा तरीका माना गया कि जब जब आपके मन में कोई इमोशन आए और आपको लगता है कि वो इमोशन ठीक नहीं है, सबसे आसान तरीका दुनिया माना गया है कि ठीक उस समय कोई फैसला या घोषणा नहीं करनी है। घोषणा भी एक फैसला ही होती है बेसिकली। भीष्म पितामह से ऐसी गलती हुई थी। अगर 1 घंटा होल्ड कर लेते अपने भावनाओं को ना, तो जीवन ठीक गुजरता उनका। तो कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आए तो भीष्म पितामह मत बन जाना भाई। उस समय कोई अगर कहे ना कि प्रतिज्ञा करो, तुम कहना कि प्रतिज्ञा कल कर लेंगे, आज रुक जाओ, आज सोचने का टाइम था। जहां आपको सोचने का टाइम मिला, आपके निर्णय चेंज हो जाएंगे। और इसलिए हाइपर इमोटिव स्टेट में, उच्च भावुकता वाली स्थिति में कोई निर्णय या घोषणा करने से रुक जाना, ये सबसे आसान तरीका है इमोशनल मैनेजमेंट का, और उच्च कक्षाओं में ये चीज सिखाई जाती है। स्पष्ट हुआ? तो स्कूलों में कैसे सिखाना है, SEL का जो मैकेनिज्म है उसे हम भारतीय तरीके से अनुकूल बना के भारत के स्कूलों में ला सकते हैं, और वो हमको सिखा देना चाहिए। सिंपल बात है। और डेनियल गोलमैन के बारे में ना कुछ लोग कहते हैं कि वो कमर्शियल विंग ऑफ EI है, और जो सेलोवी और मेयर हैं उनको बोलते हैं एकेडमिक विंग ऑफ EI है। उन्होंने एकेडमिक रिसर्च की है, ये कमर्शियल एंगल से काम ज्यादा करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके जो जजमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, बहुत फेक टाइप के हैं, लेकिन सरकारें मान तो रही हैं। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि जब ये प्रयोग किए गए स्कूल्स में, आपके नोट्स में ना उसका रिजल्ट बता रखा है कि कितना कितना असर पड़ा उन बच्चों पर। वो रिजल्ट देख के तो लगता है कि बहुत बड़ी बात है। 50% विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन बेहतर हुआ, दुर्व्यवहार के मामले 28% कम हो गए, निलंबन के मामले 44% कम हो गए, 63% स्टूडेंट्स का बिहेवियर पहले से बेहतर हो गया, अनुशासन वाले मामलों में 27% कम हो गए। अगर ये रिपोर्ट सही है, एक रोजर वीसबर्ग ने ऐसे प्रयोगों का मूल्यांकन करके ही बताया है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैनेज करने में इसका योगदान कितना बड़ा है। तो फिर करना चाहिए। सबसे अच्छा इसमें पहला जजमेंट देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने से बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, बिहेवियर ठीक हो गया, गाली देना बंद कर दिया, वो सब छोटी बात है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई, तो इसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग EI, स्ट्रॉन्ग IQ की ओर बढ़ने का इशारा भी कर रही है, और ये अपने आप पे रोचक निष्कर्ष है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई अगर हम बड़े हो ही गए हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं था, तो बड़े हो गए हैं, तो हम कैसे सीखें? तो बूढ़ी घोड़ी को लाल लगाम कैसे पहनाई जाए, बड़ों को कैसे सिखाएं? मुझे लगता नहीं कि आप स्पेसिफिकली पूछेंगे कि किसी वयस्क व्यक्ति को कैसे सिखाएं। वयस्क व्यक्ति के मामले में मोटी सी बात देखिए क्या है, उसको इमोशंस को पहचानना आता है, और ये अलग से स्कूल में सिखाया गया था या अनुभव सीख जाता है अपने आप? सामाजिक अनुभवों से, क्लासिकल कंडीशनिंग से सब सीख ही जाते हैं। फिर एम्पैथी भी उस उम्र तक जनरली हमारे अंदर डेवलप हो चुकी होती है। तो जब बड़ों को सिखाना हो तो आप बेसिकली 2 चीजों पर काम कीजिए। थोड़ा सा काम कर सकते हैं एम्पैथी पर,
और ज्यादा काम किस चीज पे करना है, वो है सेल्फ रेगुलेशन पर। सेल्फ रेगुलेशन, इन दो चीजों पर ज्यादा काम कीजिए। सेल्फ रेगुलेशन में मोटिवेशन को आप ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा एक अलग बिंदु बना ले मोटिवेशन। अगर ये 2-3 फैक्टर्स आप लेके चलें, और इसके लिए कोई एक एक तकनीक 150 शब्दों में लिखने के लिए दिमाग में रखिए, उससे आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। तो सबसे पहली बात, बड़ों को एम्पैथी सिखानी है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है? जो बच्चों का वही तरीका बड़ों का भी है। आप ये बताएं, किसी ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिस फिल्म को देखने से पहले और उसे देखने के बाद किसी वर्ग विशेष के बारे में आपकी धारणा में सकारात्मक परिवर्तन हो गया था। कोई ऐसी फिल्म सोच पा रहे हैं आप लोग? अलीगंज है ना। आर्टिकल 15 एक फिल्म बहुत अच्छी है। तो जैसे हमने एक फिल्म देखी आर्टिकल 15, मैंने देखी नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि बहुत शानदार फिल्म है। लेकिन जैसे आर्टिकल 15 मैंने देखी हुई है। आर्टिकल 15 को अगर आपने देखा हो तो उसमें ये समझ में आता है कि समाज का जो जातीय दृष्टि से सबसे निचला तबका है, उसकी स्थितियां कितनी चिंताजनक है। ऐसे ही एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसमें एक मुस्लिम परिवार में एक बच्चे से आतंकवादी घटना में वो गलती से शामिल हो जाता है। मुल्क, हाँ मुल्क। अगर आप ऐसी फिल्में देखेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी फिल्म देखने के बाद किसी न किसी वंचित या अल्पसंख्यक समूह के प्रति आपकी एम्पैथी डेवलप हो सकती है? एकदम हो सकती है। तो एम्पैथी डेवलप करनी है बड़ों में, तो उसका सिंपल तरीका है, या तो फिल्म, या वो टीवी सीरियल, या कोई उपन्यास हो सकता है, कहानी हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है, और इसके अलावा एक हो सकता है रियल लाइफ एक्सपोजर। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपको लगता हो कि उसमें एम्पैथी कम है, बढ़ानी है, कुछ बढ़िया उपन्यास पढ़ाइए, कुछ बढ़िया फिल्में दिखा दीजिए, कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस दिखा दीजिए। जैसे गरीबों के प्रति करना है, तो जहां गरीबी की मार दिखती है ठीक तरीके से, वहां कुछ घंटे उसको गुजारने के लिए मजबूर कीजिए। तो ठीक ठाक अंतर आता है एम्पैथी में। तो एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन के जो तरीके आपके नोट्स में बताए गए हैं वो तरीके एकदम ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक तरीका होता है निर्णय को स्थगित करना सीखना। अगर आपको केवल 2-3 तरीके बताने हो तो पहला, निर्णय को स्थगित करना। किसी ने कुछ कह दिया और आप कहें ना, आज तो फैसला होके रहेगा, छोड़ दे पप्पू, मुझे छोड़ दे, आज तो फैसला होके रहेगा। तो पप्पू ठीक कर रहा है, आपको रोक रहा है इस समय, तो उस समय रुक जाइए, और जब तक बहुत आवश्यक ना हो उस समय के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो निर्णय को स्थगित करना। एक होता है ध्यान भटकाना, मतलब बाकी लोग भटकाएं, इससे बढ़िया कि आप खुद उस क्षमता में आ जाएं कि जिस चीज पे आप फोकस हो गए हैं, इमोशंस भड़क गए हैं, किसी तरह से वहां से ध्यान भटकाओ, किसी और चीज पे ध्यान लगाओ। पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं, जब बच्चा किसी बात पर स्ट्रेस में होता है, विषय बदल देते हैं बात का, इस सफाई के साथ कि बच्चा ना समझ पाए। तो जहां विषय बदला, इमोशंस कूल डाउन हो गए, नियंत्रण में आ गए, तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो इस तरह के 2 तरीके दिमाग में रखिए, बाकी नोट्स में आपके हैं। और मोटिवेशन का और कोई तरीका ना सूझे तो ऑटो सजेस्टिव मोड, कल मैंने आपको बताया था, खुद को लगातार सलाह देते रहना, एक अच्छे समूह में रहना, ऐसे समूह में जहां पर मनहूस टाइप के लोग ना हो और आपको वो मोटिवेट करते हो, न कि हमेशा आपसे ईर्ष्या करते हो, हमेशा आपसे परेशान रहते हो। एक होता है डायरी लिखना। डायरी लिखते हैं आप लोग? देखिए, मैंने सुना है कि हर महान व्यक्ति डायरी लिखता है, लेकिन हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरी लिखने वाला हर व्यक्ति महान होता है। लेकिन ये पक्का है कि जितने महान व्यक्ति हुए इतिहास में, उनमें से अधिकांश डायरी लिखते थे, क्योंकि कुछ तो लेखन कला से पहले ही पैदा हो गए थे, वो कैसे लिखेंगे डायरी। लेकिन हाँ, लेखन कला के बाद के अधिकांश लोग डायरी लिखते थे। डायरी कितने लोग लिखते हैं आप में से? वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लेकिन असली बात है, डायरी में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, असली बात ये है। डायरी लिखना तो एक, अगर आप डायरी लिखते हैं, समझ लो पहली शर्त आपने पार कर ली कि आप महान होने के रास्ते में पहली शर्त पार कर गए हैं। लेकिन बाकी भी तो शर्तें हैं।
वो इस बात से तय होता है कि डायरी में आपने क्या लिखा। देखो डायरी में 2-3 बातें हैं। पहला, सिर्फ अपने बारे में लिखा या अपने आप को एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मनुष्य मान के लिखा। जो अपने आप को सिर्फ एक भावनात्मक और दैहिक मनुष्य मान के लिखेगा, उसकी डायरी में केवल ये रहेगा, आज उसने ऐसे बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इससे कहा, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने उसको व्हाट्सएप किया, उसने सीन हो गया था, नीली लाइन आ गई थी पर जवाब नहीं आया, उसके बाद से मेरे फ्रस्ट्रेशन का लेवल बड़ा हाई हो गया, मैं कल इसको छोड़ूंगा नहीं, सब खून पी जाऊंगा कम वक्त। एक तो ये डायरी होती है, इसमें 2 चीजें हैं, इमोशंस हैं और मैं और मेरे इमोशंस, बस। इसको डायरी लेखन नहीं, इसको बोलते हैं वोमिटिंग ऑफ इमोशंस। भावनाओं की उल्टी करना, भावनाओं का वमन करना। वमन समझते हैं? वमन, वोमिटिंग, भावनाओं का वमन करना। लेकिन छोटे बच्चे जब शुरू करते हैं डायरी लिखना तो वैसे ही लिखते हैं डायरी, शुरुआत ऐसे ही होती है। और जो व्यक्ति खुद को तार्किक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मनुष्य मान के लिखता है ना, उसकी डायरी अलग होती है। फिर वो आज की डायरी में ये भी बताएगा कि जब दिल्ली में कल एक फैक्ट्री में आग लगी तो ऐसी समस्याएं देश में क्यों हैं और इनका समाधान कैसे हो। और फिर साथ में लिखेगा कि आईएएस बनने के बाद हो सकता है मैं कम से कम अपने क्षेत्र में ऐसी स्थितियां कम कर सकूं, ये उपाय कर दूंगा। जब से ये घटना देखी है तब से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, कैसे ठीक करूं। और दूसरा काम जो करेगा, ये तो हो गया कि जो चल रहा है दुनिया में उससे खुद को जोड़ के लिखेगा कि मैं भी तो उस दुनिया का हिस्सा हूं ना। और दूसरा वो क्या करेगा, डायरी का असली पर्पस है आत्म मूल्यांकन और आत्म परिष्करण, न कि आत्म वमन। आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि खुद को जज करो, और खुद को जज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने 2 हिस्से कर दो। कैसे करोगे 2 हिस्से, है ना? फिजिकली मत कर देना, पता लगा कि दोनों हाथ अलग अलग बैठे हुए हैं, एक बोलते मैं, एक बोलते वह। मैं का मूल्यांकन वह की निगाह से आप ही करेंगे। जैसे आंसर राइटिंग है, कई बच्चे दिखाते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ एक समय के बाद, अब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इतने मैच्योर हो गए हैं, मैं की निगाह से लिखो और वह की निगाह से चेक कर लो, किसी और की जरूरत नहीं है। बस ये 2 निगाह अपने अंदर ले आइए। आपने लिखा, अपने भाव से लिखा, फिर चेक करने बैठे तो ये भूल गए कि आपने लिखा है, और फिर उसकी कमियां आपको साफ नजर आने शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही आपने आज एक फैसला किया, मैं बन के फैसला किया, शाम को वह बन के बैठे कि फैसला ठीक है या गलत है। और जो गलतियां हैं उन्हें पूरी निर्मम ईमानदारी के साथ, क्रूअल ऑनेस्टी के साथ स्वीकार करना कि हाँ ये मेरी गलती है, और ऐसी गलती हुई है तो आगे न हो, इसका ध्यान रखना होगा। और अपनी कमियां लिखना, और फिर रिजोल्यूशंस कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगली बार से ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा, ये मैंने अच्छा किया, इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा, ये अभ्यास और करूंगा। जो व्यक्ति डायरी इस लेवल पे लाता है ना, वो रोज सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ बेटरमेंट, आत्म परिष्करण की प्रक्रिया में लगा रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अपने सबसे बड़े ज्ञानी, सखा, मित्र हो जाते हैं। तो अब आप बताओ कि आप में से कितने लोग डायरी इस मूड में लिखते हैं? 1, 2, हाँ है ना, कितने 10-15 लोग हैं। और महान व्यक्तियों का अनुपात इतना ही होता है समाज में, इससे ज्यादा कैसे होगा? ऐसे लिखना चाहिए। और डायरी ऐसे लिखो कि कोई गलती से पढ़ भी ले तो सामाजिक संबंध खराब ना हो। ये नहीं कि इतना गाली गलौज दिया किसी का नाम लिख लिख के, ऐसा मत कीजिए, है ना, उस पर फिर बड़ा छुपाना पड़ता है उसको। और आप कितना भी कोड लैंग्वेज में लिख लें कि क आया था और ख ने ऐसा किया, सब क समझ में आ जाता है, उससे नहीं होता है। तो डायरी गाली देने का प्रोसेस मत बनाइए, आत्म परिष्करण का प्रोसेस, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस के रास्ते की एक बड़ी उपलब्धि है। समझ गए भाई? 2-2, 3-3 बातें हर बारे में पता है आपको, ये लिख के आइए, 150 शब्द हो जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। तो अब सिखा देना है किसी को भी, घर जाके बोलना, मम्मी मम्मी आओ आपको मैं EI सिखाती हूँ। फिर मम्मी बोलेंगी IQ, मम्मी बोलेंगी IQ,
है ना, तू आई ही क्यों, मतलब तू आई क्यों। ठीक है, चलो अब जो बचा है आज की क्लास में, इसके अलावा एक तो बचा है कि EI और नैतिकता में क्या संबंध है। देखो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस और नैतिकता का संबंध क्या है। आप लोग भी स्कूल में एक निबंध लिख के बड़े हुए होंगे, 2 निबंध लिख के, एक तो गाय लिखा होगा, है ना। नहीं, मैं निबंध क्रमांक 2 कह रहा हूं ना ना ना, पहला तो नहीं। अच्छा, पहला निबंध सुन तो लो भाई, पहला निबंध तो गाय ही लिखा था ना आपने, अब सब उसी देश के निवासी है ना। और उसके बाद दिवाली और प्रधानमंत्री होता, मेरी पहली रेल यात्रा, वो सब लिखा होगा। लेकिन एक और लिखा होगा इन सब के अलावा, आप सुन ही नहीं रहे, कौन सा। हाँ, ये वाला, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपने लिखा है निबंध, अपने आप लिखा था या मास्टर ने लिखवा दिया था, और आपने रट के वही उगल दिया परीक्षा में, पहले निगल लिया फिर उसको परीक्षा में उगल दिया, और इससे आपकी क्रिएटिविटी के अच्छे नंबर मिल गए। आप निबंध लिखने का मतलब है क्रिएटिविटी का विकास करना, और क्रिएटिविटी ऐसे विकसित होती है हमारे देश में, लिखवाया जाता है स्कूल में, फिर बच्चे वही उगल के आते हैं, फिर अच्छे मार्क्स आते हैं, पेरेंट्स खुश रहते हैं, बच्चा बहुत क्रिएटिव है, एकदम ठीक से रट के आया था। जो उस निबंध का सार था वही इस टॉपिक का उत्तर है। ठीक, तो वहां पहुंचने के बाद में पहले ये बताओ कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। दोनों है, सो सिंपल। ठीक, मतलब विज्ञान अपने आप में ना वरदान है ना अभिशाप है। विज्ञान तो भाई एक शक्ति है, एक पावर है। अगर आपने उस पावर का सही यूज किया तो वरदान है, और यदि आपने उसका मिसयूज किया तो अभिशाप है। सो सिंपल, है ना। परमाणु विज्ञान से ऊर्जा बनाई तो वरदान है, बम फोड़ दिया तो अभिशाप है। प्रोसेस एक ही है। और विज्ञान बेचारा क्या करे इसमें, वो तो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से उसका इस्तेमाल कर लिया। विज्ञान इसमें क्या करेगा। ठीक वैसी बंदूक आपके पास है, वरदान है कि अभिशाप है, ये डिपेंड करेगा किस पे चली इसके बाद। अगर आप देश के बॉर्डर पे खड़े हैं, देश को बचाने के लिए इस्तेमाल करें तो वरदान है, और देश के अंदर घूम के चला दी तो अभिशाप है। सीधी सी बात है। तो एक बेसिक सी बात ध्यान रखिए हमेशा, शक्ति अपने आप में ना वरदान होती है ना अभिशाप होती है। शक्ति का प्रयोग किस सेंस के साथ किया गया उससे तय होगा कि वो वरदान है या अभिशाप है। यही स्थिति इंटेलिजेंस की है, IQ की है या इंटेलिजेंस की है, और यही स्थिति EI की है। अब आप बताएं कि जो व्यक्ति अच्छे IQ वाला है वो नैतिक होगा या अनैतिक होगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस और नैतिकता का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। चारों ऑप्शंस बन जाएंगे। चार ऑप्शन ध्यान है, इंटेलिजेंट है, नैतिक है, होंगे ऐसे लोग। भगत सिंह इंटेलिजेंट है पर नैतिक नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं। ओसामा बिन लादेन हो सकता है। इंटेलिजेंट नहीं है किंतु नैतिक, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको अपने घर के आसपास। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए बुरा नहीं करते, पर बहुत समझदार नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस वाले व्यक्ति हैं, उससे ज्यादा उनकी सेंस काम नहीं करती है। ऐसा होता होगा ना। और चौथा पीस मिलता है, ना इंटेलिजेंट ना नैतिक। ऐसे लोग आपको जैसे जो व्यक्ति किसी गरीब मोहल्ले के व्यक्ति हैं, और नहीं ओवैसी का अगर आप स्पीच सुन लेंगे ठीक से तो ओवैसी के आप बहुत बड़े पंखे बन जाएंगे। जो बड़ा ओवैसी है वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमाल की है। वो तो उसका एक स्टैंड पॉइंट है, क्योंकि उसको वोट उसी मुद्दे से मिलते हैं, तो इसलिए वो ऐसी बातें बोलता है। लेकिन वो
मतलब जो बड़े ओवैसी साहब है, मैं नाम नहीं पता पूरा एग्जैक्टली कौन से हैं, असदुद्दीन, हाँ असदुद्दीन ओवैसी। पर मेरी समझ है कि वो समझदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा है, आप उसको नैतिक अनैतिक तो आपकी चॉइस है मानने की, लेकिन इंटेलिजेंस तो जबरदस्त है उनके अंदर। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे छोटे किस्म के अपराधी हैं, उनमें से आपको कई मिलेंगे जो इंटेलिजेंट भी नहीं है और नैतिक भी नहीं है, अपराध कर रहे हैं, चोरी डकैती छेड़खानी इस तरह के अपराध, बहुत दिमाग नहीं है, बहुत बेसिक सा दिमाग है, ऐसे लोग मिल जाएंगे। और जिन दो चीजों में चारों ऑप्शंस अवेलेबल हों, उन दो चीजों का संबंध अनिवार्य है या आकस्मिक है? आकस्मिक है। आकस्मिक का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के साथ नैतिकता का संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक यही स्थिति है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति यदि उसमें प्लस सद्गुण या मूल्य हैं, तो एक फार्मूला बना EI प्लस सद्गुण या मूल्य। EI एक क्षमता है, सद्गुण और मूल्य व्यक्ति को नैतिक बनाने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं। तो ये व्यक्ति हो जाएगा अत्यंत नैतिक, और ये नैतिक क्षेत्र में EI का बड़ा भरपूर फायदा उठाएगा, अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल करेगा। किंतु यदि EI किसी व्यक्ति में हो और साथ में दुर्गुण हो उसके अंदर, तो वो EI का क्या करेगा? अनैतिक व्यवहार करेगा। इसको समझने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे खिलाड़ी को सोचिए, अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो एक साथ मल्टीपल प्रेम संबंधों में चल रहा होगा, और जिनमें से हर एक में उसने कसम खा के कहा होगा कि तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल तक मन में नहीं आता है। मतलब आपके सर्कल में एक आध व्यक्ति ऐसा होगा ना भाई, जिसको आप जानते होंगे, एक आध के तो सुना तो होगा किसी के बारे में। देखिए, उन लोगों से दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, उसके 3 अफेयर चल रहे हैं साइमल्टेनियस, मान लीजिए, लेकिन उसने हर संबंध में बता रखा है ये। जैसे कोई लड़का है, बड़ा स्मार्ट सा है, किसी ने उसको प्रपोज किया, कोई लड़के ने कहा देखो मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे 2 अफेयर ऑलरेडी चल रहे हैं, हालांकि टाइम रहता है मेरे पास, मैं टाइम दे सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी पर्सनल दिक्कत नहीं है, पर मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ, और अगर आपको इस बात से आपत्ति नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूंगा, मैं उन दोनों को बताऊंगा पहले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उन दोनों को बताऊंगा पहले मैंने बता रखा है। अगर आप चाहें तो हम सोच सकते हैं। और मान लीजिए वो लड़की ये कहे कि अच्छा आपके 2 चल रहे हैं, मेरे पहले 4 चल रहे हैं, और बस सहदेव रह गया था, अब आप भी आ गए, तो अब आप ये बताएं। और मैंने भी सबको बता रखा है, हम लोगों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग एक दूसरे को रोकते नहीं, लेकिन हम लोग जितना समय गुजारते साथ में वो अच्छा गुजारते हैं, बहुत अच्छे सद्भाव से गुजारते हैं। तो आई कैन थिंक ऑफ हैविंग 5 इंस्टेड ऑफ 4। तो ठीक है, आज शाम को CCD में बैठते हैं, जहां ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी, तो आप शाम को आइए, बैठते हैं। अब देखिए, इस मामले में एक किस्म की अनैतिकता तो हो सकती है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि जो मोनोगैमस किस्म की हमारी नैतिकता है, जिसमें एक पुरुष पर एक स्त्री होनी चाहिए, उस सेंस में तो अनैतिक मान सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से या किसी और से छल कपट नहीं कर रहे, इस सेंस में मानना पड़ेगा कि इन्होंने कम से कम झूठ नहीं बोला, जो इनके मन में था बोल दिया। और अगर दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं, उस शब्द में बोलना नहीं चाह रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि दोनों अगर एक ही प्रकार के लोग हैं, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? दोनों एक ही तरह के लोग हैं, तब क्या समस्या है? ठीक है। लेकिन कोई इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानता है, कंट्रोल कर लेता है, दूसरे की भावनाओं को समझता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन है अंदर का वैसा दुर्गुणी, मतलब समझ गए? अब ये जो खेल खेलेगा, ये हर व्यक्ति से इस तरह से बात करेगा कि तुमसे पहले जीवन में कभी सोचा नहीं किसी के बारे में, तुम्हारे बाद तो सोचना संभव ही नहीं बचा है, तुम्हारे पहले भी नहीं सोचा है, और मौके बेमौके आंसू भी निकाल देगा अपने,
सामने वाला सुपर गदगद उसके प्रति कि इतना निष्ठावान व्यक्ति मुझे जीवन में मिल गया है, इतना एक निष्ठ मिला है, इतना इमोशनली उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेगा, और जबकि ये उसी समय धोखा भी दे रहा होगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक से बात है। और यदि कोई इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी को मिसयूज करना चाहे तो कितना आसान है उसके लिए। जैसे मान लो कि लड़का लड़की है, लड़की के पास पैसे ठीक ठाक है, लड़का थोड़ा सा बेरोजगार टाइप का है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट है। कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसका उल्टा भी होता है, हो भी सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में सूट ऐसे कर रहा है, एग्जाम्पल चेंज करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। अब मानो दोनों बैठे साथ साथ, लड़के की जेब में पैसे नहीं है और उसका मन करे टैक्सी से जाने का घर। टैक्सी के पैसे मांगना नहीं ठीक लग रहा है उसको, कैसे वो इतने पैसे मांगता है, कितने पैसे मांगेगा? पैसे जितने मांगेंगे प्यार कम हो जाता है उतना ही। तो फिर अब ये क्या करेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। कहेगा अच्छा मैं चलता हूँ, उठेगा लंगड़ा के चलेगा थोड़ा सा, अच्छा मैं चलता हूँ बस आने वाली होगी। तो वो लड़की पूछेगी तो क्या हुआ पैर में? कुछ नहीं, कल दौड़ रहा था तो पैर गड्ढे में फंस गया, मुड़ गया था, मोच आ गई थी, तो आज सुबह से चल नहीं पा रहा था, पर तुमसे मिलना था, कैसे नहीं आता। चलो चलो अब मैं जाता हूँ। अब वो कह रही कैसे जाओगे? कुछ नहीं, बस भीड़ तो होती है बस में, लेकिन क्या हो गया, ठीक है। कुछ कहेगा नहीं, इतना घाघ आदमी है, कुछ कहेगा थोड़ी ना। तो लड़की कह रही है, लड़की ने पर्स देखा अपना, 300 रुपए ही है, 250 लोग जाएंगे टैक्सी में। अभी उसकी करुणा उतनी नहीं जाग रही है, अभी थोड़ा और एक्टिंग कर देगा कि बस एक ही डर है, कहीं गाड़ी में बस में कोई चढ़ गया पैर के ऊपर, तब क्या होगा। ऐसा हुआ तो फिर मैं 5-10 दिन नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा एडमिट होना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिलेंगे तुमसे। उस मिलेगा नहीं 10 दिन तक, कैसे? कह रही है तुम ना टैक्सी से चले जाओ। अरे टैक्सी कहाँ, हम गरीब लोग जा सकते हैं टैक्सी से भाई, टैक्सी अमीरों की चीज़ है, हम कहाँ जा सकते हैं, तुम लोग अमीर लोग हो। अब कह रही है अरे मैं पैसे देती हूँ टैक्सी के, ये मेरा इतना भी अभिमान नहीं है, मैं इतना भी खुददार नहीं हूँ, तुमसे पैसे लूंगा मैं? इतना बेगैरत दिखता हूँ मैं तुम्हें, तुमसे पैसे लेके टैक्सी में जाऊंगा? अरे यार उतने पैसे हम किसी गरीब को बांट देना, लेकिन मुझे मत दो। अब इसके बाद वो उठेगी, चुप करो चुप, ऊबर आ गई, बैठो इसके अंदर, भैया पैसे इनसे मत लेना, लो पैसे लो। अब ये एक्टिंग करते हुए कि अब तुम ऐसे कर देती हो, मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी या खिलाड़िन है तो आप समझ पा रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब मुझे बताओ कि ऐसा व्यक्ति अगर है, उसका कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा? उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कम है या ज्यादा है? कूट के भरी हुई, इतना घाघ आदमी। मैंने एक बार आपसे कहा था, इमोशनल